ओके, स्टार्ट करते हैं सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आज हम कवर करने वाले 2024 जनवरी का। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम्म, चलिए। गोलन हाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। गोलन हाइट्स के बारे में हमने सुना है सर। हमने अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा है। हमने प्रीवियस करंट अफेयर्स के ही मैगजीन्स में, जिसमें हमने इजराइल और पैलेस्टाइन जो इशू है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें कितने वॉर हुए थे। योम किपुर वॉर 1973 आपको याद होगा। उसके अलावा जो जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है और उसके बाद करंटली क्या अभी टेंशन चल रहा है, वहां तक हमने इसको पढ़ा था रिसेंटली। क्योंकि अटैक, हमास जो एक ही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने अटैक किया था इसराइल पे, और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ वॉर में है इसराइल और पैलेस्टाइन। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसेंटर अभी बना हुआ है ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी में हम गोलन हाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। गोलन हाइट्स कहाँ है। आपको अगर याद होगा तो योम किपुर वॉर के जो 6 डे वॉर हुआ था, ठीक है, 6 डे वॉर में जब इसराइल ने सीरिया में गोलन हाइट्स एक प्लेस है सर, ठीक है, उस गोलन हाइट्स को इसराइल ने कैप्चर कर लिया था सीरिया से, ठीक है। और तब से लेके अब तक वो गोलन हाइट्स जो है वो इसराइल के ही अंडर आ रहा है। और सीरिया हमेशा चाहता है कि वो उसको वापस मिले, क्योंकि यूनिलेटरली ही इसराइल ने ये डिक्लेयर कर लिया कि इसको अब वो इसराइल का पार्ट मानेंगे। तो गोलन हाइट्स को लेकर इशू है सर, उसी पर ये आर्टिकल है। और क्या कह रहे हैं सर। India has voted in favor of a draft resolution in the UN General Assembly that expressed a deep concern over Israel not withdrawing from the Golan Heights. तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली आप जानते हैं सर, यूएनजीए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है। और इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया है। मतलब इंडिया ने बोला है कि उस रिजोल्यूशन को मानना चाहिए, उसके फेवर में इंडिया ने वोट किया। और वो रिजोल्यूशन किस बारे में है। वो रिजोल्यूशन है दैट एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम द गोलन हाइट्स। तो इसराइल जो है गोलन हाइट्स से हट नहीं रहा है, गोलन हाइट्स को उसने कैप्चर करके रखा है। और इसी पर उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि सर ये डीपली कंसर्न करने वाली सिचुएशन है। इसराइल ने यूनिलिटरली पहले तो डिक्लेयर किया था और इतने सालों में अभी तक वहां से हटे नहीं है, तो उनको वहां से हटना चाहिए। तो एक डीप कंसर्न है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इसराइल पैलेस्टाइन की जहां तक बात है, या सीरिया जो है नॉर्मली पैलेस्टाइन की साइड ही लेता है, तो इसराइल पैलेस्टाइन इशू में ये वापस इंडिया ने पैलेस्टाइन के फेवर में ही काइंड ऑफ क्या किया है, एक वोट किया है सर। ऑल्दो यहाँ पे पैलेस्टाइन डायरेक्टली नहीं है, सीरिया इन्वॉल्व है, बट डेफिनेटली इंडिया का स्टांस जो है इस बार किसकी तरफ रहा, पैलेस्टाइन की तरफ रहा, ठीक है सर। तो इंडिया ने फेवर में वोट किया है उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के, जिसने कहा है कि गोलन हाइट्स से इसराइल जो है वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब आप ये भी देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो है, जहाँ पे वर्ल्ड की सारी मेजर कंट्रीज अवेलेबल है, सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जहाँ सारे जो यूएन मेंबर है सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके, मतलब जितने यूएन मेंबर हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव आपको जनरल असेंबली में मिलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको सबके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिलेंगे, पर जनरल असेंबली में ये एक जनरल बॉडी है, इसमें सारी कंट्रीज जो भी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है। तो असेंबली ने पास किया है और असेंबली ने इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया। मतलब देखिए, जनरल असेंबली में भी ये डिस्कशन चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसराइल ने जो है इसको ऑक्यूपाई करके रखा है। और एक्चुअली एग्जैक्टली इसराइल ने यूनिलेटरली ही डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल वर्ल्ड में इसको लेके कंसेंट नहीं बना हुआ है कि ये इसराइल को इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस है, ठीक है सर। ओके, तो गोलन हाइट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि गोलन हाइट्स जो है उस रीजन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इसराइल ने उसको कैप्चर करके रखा है। क्या उसका सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है या और भी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो गोलन हाइट्स का ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो गोलन हाइट्स ये दिख रहा है, ये जो येलो में इसको हाईलाइट किया हुआ है ना, ये गोलन हाइट्स वाला रीजन है, ये येलो में जो है, ठीक है। ये आपका इसराइल वाला रीजन है, इसराइल पैलेस्टाइन वाला रीजन है ये। ऊपर आपको कौन मिल जाएगा, लेबनन मिल जाएगा, और इधर आपको मिलेगा सीरिया, और नीचे जॉर्डन। तो लेबनन है, इधर ये लेबनन है, सीरिया है, इधर इजराइल पैलेस्टाइन वाला रीजन है, ये गोलन हाइट्स है और ये जॉर्डन है, ठीक है सर। तो ये कंट्रीज यहाँ पे आपको मिल रही है। तो अब ये गोलन हाइट्स का
ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात करें, गोलन हाइट्स की ज्योग्राफी बता रहा है ये। रॉकी प्लेटू है। कैसा है सर? रॉकी प्लेटू है इन द साउथ वेस्टर्न सीरिया। तो ये सीरिया जो दिख रहा है, इस सीरिया का तो ऑलमोस्ट ये साउथ वेस्ट ही है सर। ठीक है, साउदर्न है, एक तो सीरिया ऊपर भी है पूरा। तो साउदर्न है और वेस्टर्न है, तो साउथ वेस्टर्न सीरिया में ये है। ध्यान रखिएगा सर ज्योग्राफी। साउथ वेस्टर्न सीरिया अबाउट 60 किलोमीटर साउथ ऑफ दमास्कस। दमास्कस क्या है सर? सीरिया का कैपिटल है। दमास्कस क्या है? सीरिया का कैपिटल, ये दिख रहा है दमास्कस। तो यहाँ से करीब करीब ये बता रहा है कि 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए आगे क्या। जॉर्डन रिवर एंड द सी ऑफ गैलिली बॉर्डर इट ऑन वेस्ट। अब ये देखिए इसके चारों तरफ क्या क्या इसकी ज्योग्राफी है, क्या क्या सिचुएशन है, सिचुएटेड है, वो बता रहा है ये। तो जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैलिली बॉर्डर इट ऑन वेस्ट। तो ये वेस्टर्न साइड जो दिख रही है ये पूरा गोलन हाइट्स है सर। और ये इसका वेस्टर्न साइड है, ये वाला, ये वेस्टर्न साइड है। इस वेस्टर्न साइड को वो बता रहा है कि आपके पास दो है यहाँ, एक तो जॉर्डन रिवर है और एक सी ऑफ गैलिली बॉर्डर इट ऑन वेस्ट। तो जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गैलिली इसको वेस्ट पे बॉर्डर कर रहे हैं। तो जॉर्डन रिवर के बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस रीजन की एक मेजर रिवर है वो जॉर्डन रिवर। ठीक है, तो जॉर्डन रिवर के बारे में इस इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दी गई है थोड़ी बहुत सर। ओह सॉरी, वेट फॉर मोमेंट। हम्म, ये वापस बैक कैसे आएगा भाई? ये इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई यहाँ से। ओके, ठीक है, जॉर्डन रिवर का इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किया था बट ये डिलीट कैसे हो गया? कोई बात नहीं, ठीक है। जॉर्डन रिवर को आपको मैं मैप में ही दिखा देता हूँ ना, ये मैप में जॉर्डन रिवर दिख रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा उसमें डाली थी बट कोई बात नहीं, वापस से मैं ऐड कर दूंगा उसमें। ये देखिए, ये लेबनान दिख रहा है यहाँ पे, इधर सीरिया दिख रहा है, ये इसराइल यहाँ पे दिख रहा है, और ये इसराइल पैलेस्टाइन वाला रीजन है सर, और ये जॉर्डन वाला रीजन है। ये जो रिवर है, कौन सी? जॉर्डन रिवर। ये जॉर्डन रिवर जो है ये इधर से कहीं से, ये हसबानी रिवर जो दिख रही है और एक डैन रिवर होती है, इन दोनों रिवर के मिलने से इसका मेन स्ट्रीम बनता है जॉर्डन का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो रिवर है ये लेबनान में भी है, सीरिया में भी है, इसराइल पैलेस्टाइन में भी है और जॉर्डन में भी है। इन पांचों में आपको ये देखने को मिलेगी। तो इसराइल पैलेस्टाइन दोनों में है सर, लेबनान में है, सीरिया में है और जॉर्डन में है। तो ये पांच, अब देखिए इसराइल पैलेस्टाइन का तो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, स्टिल ये पांचों आपको स्टेट्स इसमें मिलेंगे, इसराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। और ये जो दिख रहा है मेन स्ट्रीम, यही इसका क्या है, इसका फ्लोइंग रीजन है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है सर? अब यहाँ पे इस जॉर्डन रिवर का पूरा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सी एफ गैलीली आपको दिखेगा, सी एफ गैलीली दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला रीजन। ठीक है, ये ब्लू वाला रीजन जो है वो सी ऑफ गैलीली है। ठीक है, और सी ऑफ गैलीली जो है इसराइल के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है? इसराइल के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यरमुक रिवर भी दिख रही है, ये हुला वैली और बनियास रिवर जो है ये भी दिखेगी, जेबोक रिवर और डेड सी। अल्टीमेटली ये यहाँ से हसबानी और डैन रिवर के मिलने से बनेगी। ठीक है, इस लेबनान और सीरिया वाले कन्फ्लुएंस रीजन में, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर सी ऑफ गैलिली आएगा, फिर नीचे वापस अलग से निकल के अल्टीमेटली इसका जो माउथ है वो कहाँ है सर? डेड सी में। ठीक है, ये डेड सी आपको दिख रहा है। डेड सी जो है वो कहाँ है? वो इन दोनों की बॉर्डर पे, जॉर्डन और ये वेस्ट बैंक जो आ रहा है। देखो वेस्ट बैंक जो है इसराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा जाता है, और वेस्ट बैंक के नीचे का जो एरिया है, वेस्ट बैंक के नीचे का ये जो एरिया दिख रहा है ये इसराइल है, और ये ऑक्यूपाइड, इसराइल ने ऑक्यूपाइड जो कर रखा है जो कहा जाता है, और बाकी का जॉर्डन वाला रीजन है। तो इस पूरे रीजन में डेड सी में अल्टीमेटली इसका क्या होता है? फ्लो होता है। तो ये जॉर्डन रिवर के मैप को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वेट, जी सर।
तो जॉर्डन रिवर आपको आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी। तो इस जॉर्डन रिवर का जो फ्लो है वो फ्लो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। डेड सी अल्टीमेटली ये ड्रेन करती है डेड सी में जाके। बीच में यहाँ पे जबोक रिवर आपको मिलेगी, बनियास मिलेगी, हसबानी मिलेगी। हसबानी और डैन रिवर के मिलने से ही इसका मेन स्ट्रीम बनता है, किसका, जॉर्डन का। और ये इन पांचों स्टेट्स में फ्लो हो रही है सर, लेबनान, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन और जॉर्डन। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। चलिए, तो ये आपकी हो गई जॉर्डन रिवर। और ये जॉर्डन रिवर को कहाँ बता रहा है सर? जॉर्डन रिवर को ये बता रहा है उसके ईस्ट में, कहाँ पर, सॉरी वेस्ट में। तो ये देखिए, ये गोलन हाइट्स है। अब ये वापस उसका थोड़ा डीप मैप है अंदर वाला। तो आप देखेंगे ये जो आपको रीजन मिल रहा है, ये वाला गोलन हाइट्स वाला, इस गोलन हाइट्स के वेस्टर्न पार्ट में ये बता रहा है कि ये रिवर जा रही है। तो ये देखिए सर, रिवर ये ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। जो इधर आपको नजर आ रहा है, ये जो ऐसे ऐसे जा रही है ना, ठीक है। चले, तो वेस्टर्न पार्ट में आपको कौन मिल रहा है? जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैलिली बॉर्डर इट ऑन वेस्ट। तो सी ऑफ गैलिली भी हमको मिला, ये सी ऑफ गैलिली है सर, ठीक है। सी ऑफ गैलिली मिला। तो ये इसके वेस्टर्न में आ रहा है, किस तरफ आ रहा है? वेस्टर्न में। तो गोलन हाइट्स के वेस्ट में ये आ गया। माउंट हर्मन आ रहा है कहाँ पे? माउंट हर्मन ऑन द नॉर्थ। अब ये जो आपको रेडिश एरिया दिख रहा है, रेड वाला, ये गोलन हाइट्स के ऊपर में ये वाला, जो कि आप देखोगे कि इधर लेबनान और सीरिया जो जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, साउदर्न में, साउदर्न रीजन में, जिसके गोलन हाइट्स के जस्ट ऊपर वाला, इस रीजन में आपको दोनों साइड मिलेगा। ये माउंट हर्मन जो है उसका रेंज इधर भी है और इधर भी है। मतलब आपको लेबनान में भी मिलेगा और सीरिया में भी मिलेगा, ठीक है। फिर आ रहा है द सीजनल वादी अल रक्कर रिवर। ये वादी अल रक्कर जो रिवर है, ये एग्जैक्टली पूरी की पूरी सीरिया में है, पर ये सीजनल है। और ये इसके ईस्टर्न साइड में बता रहा है, किधर, ईस्टर्न में। तो गोलन हाइट्स के ईस्ट में आपको ये वाली रिवर मिलेगी, वादी अल रक। तो ये जो रिवर है वो सीजनल रिवर है, मतलब उसमें हमेशा फ्लो नहीं रहता, ठीक है। एंड द यरमक रिवर, ये यरमक रिवर जो है वो साउथ में। यरमक रिवर कहाँ मिलेगी? साउथ में। ये यरमक रिवर के लिए अलग से ये खोल रखा है। तो आप देखोगे इधर गोलन हाइट्स आ जाएगा, ये इजराइल, ये गोलन हाइट्स इधर आ गया। और गोलन हाइट्स के इस तरफ ये जो यरमक रिवर है, ये इधर जॉर्डन सिम में थोड़ी और मोस्टली सीरिया के साइड में आपको मिलेगी। और अल्टीमेटली ये जो यरमक रिवर है वो मिलती है किस में जाके? इस मेन स्ट्रीम में। किसकी मेन स्ट्रीम में? जॉर्डन रिवर की मेन स्ट्रीम में जाके मिलती है। तो आई थिंक यरमक जो है वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, किसकी? जॉर्डन की, ठीक है सर। तो इस ज्योग्राफी को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में चला है, ठीक है, इन रिवर्स के बारे में, सी के बारे में। डेड सी, सी ऑफ गैलिली, तो सी ऑफ गैलिली और डेड सी, यहाँ पे दो सी दिख रहे हैं। एग्जैक्टली ये सी कहा जा रहा है, बट ये लेक्स है एक्चुअली, क्या है? लार्जर लेक्स हैं, बड़ी लेक्स। सी ऑफ गैलिली जो है वो फ्रेश वाटर लेक है और वो इसराइल में है। सी ऑफ गैलिली में तो फ्लो हो ही रहा है, किसका? ये जो मेन जॉर्डन रिवर का है। तो सी ऑफ गैलिली जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान रखिए, सी ऑफ गैलिली फ्रेश वाटर लेक है। पर जो डेड सी दिख रहा है, ठीक है, डेड सी जो है उसमें सॉल्ट वाटर है, ठीक है, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, आप ध्यान रखिएगा। तो डेड सी की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप, और सैलिनिटी बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप जो होते हो, नॉर्मली आप पानी में जाते हैं तो आप तैर वगैरह रहे होते हो, बट यहाँ अगर आप स्विमिंग करोगे तो वो फ्लोटिंग जैसा लगता है। मतलब क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो आप अंदर की तरफ जा नहीं पाते हो, ठीक है, तो ज्यादा बियॉन्ड से मिलता है। तो आप मोर और लेस ऐसा लगता है आप फ्लोट कर रहे हो, समझ आ रहा है सर? ठीक है। तो ये वाली जो चीज है डेड सी में देखने को मिलती है, और ये इसी हाई सैलिनिटी की वजह से यहाँ पे किसी तरीके का फ्लोरा और फोना जो होता है वो पनप नहीं पाता, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम सैलिनिटी हो जाती है, सबसे ज्यादा। इवन जो आपके ओशंस हैं, ओशंस की सैलिनिटी से भी करीब करीब 10 गुना सैलिनिटी इस रीजन में ज्यादा होती है, डेड सी में। इसीलिए इसको डेड सी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरा और फोना सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। और करते हैं वो बहुत एक्सट्रीम में, जो कर सकते हैं वही कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए इसको डेड सी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और डेड सी जो है वो इसराइल वाली साइड में भी आ रहा है, ठीक है, ये वेस्ट बैंक जो ऑक्यूपाइड इसराइल है उधर भी आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ वाला जो जॉर्डन वाला रीजन है वहां भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है सर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डेड सी की कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी है, बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, ऐसा लगता है फ्लोट कर रहे हो, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ से आपको दो एसफॉल्ट यहाँ से आपको मिलता है, एसफॉल्ट, और यहाँ पे पोटाश भी आपको अवेलेबल मिलता है। एसफॉल्ट और पोटाश जो है उनका यूज कई जगह पे होता है, वो दोनों यहाँ पे, यहाँ इस रीजन से आपको मिलते हैं सर, ध्यान रखिए। पोटाश तो फर्टिलाइजर बनाने में डेफिनेटली यूज होता है, के पोटेशियम जो होता है, ठीक है। और एसफाल्ट भी आपको यहाँ से मिलता है। तो ये डेड सी है, और यहाँ पे ये पूरा जॉर्डन रिवर जो है जाके फ्लो हो रहा है। तो आप और कुछ नहीं तो ये वाला जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को ही अगर ध्यान से देखेंगे तो भी आपको
चमक जाएगा कि कहाँ कौन सी चीज फ्लो हो रही है। और बाकी आप मैप की तैयारी जिस तरीके से करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यर्मुक रिवर के बारे में बता दिया है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जॉर्डन की। ठीक है, इसमें एक फिर लेक एक और मिलती है, मैंने डिटेल डाली थी बट आई थिंक वो सडनली गलत मैंने कुछ दबा दिया तो वो मिस हो गई, और अंडू होगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी लोकेशंस हो गई गोलन हाइट्स की। ठीक है, और मेरा इट इज समवॉट बोट शेप्ड, बोट शेप थोड़ा थोड़ा लगता है बोट शेप जैसा गोलन हाइट। ठीक है, वाई इज द गोलन हाइट अ सोर्स ऑफ कंटेंशन? अब गोलन हाइट सोर्स ऑफ कंटेंशन क्यों है दोनों के बीच में? सीरिया कंट्रोल द गोलन हाइट्स अंटिल 1967। अब 1967 तक का तो आपको पता है कि सीरिया के अंडर था। ठीक है, उसके बाद सिक्स डे वॉर हुआ। उस सिक्स डे वॉर में इसराइल ने मेजोरिटी ऑफ टेरिटरी को क्या कर लिया, गोलन हाइट्स को ले लिया सर। ठीक है, ऑक्यूपाइंग इट एंड एनेक्स इट इन 1981। तो पहले इन्फ्लुएंस में लिया और 1981 में पूरा का पूरा ही एनेक्स कर लिया। ठीक है, आफ्टर एनेक्सिंग द गोलन, इसराइल ऑफर्ड सिटीजनशिप टू ड्रूज। ये ड्रूज क्या होते हैं सर? ड्रूज जो है ये काइंड ऑफ एथनिसिटी है। ठीक है, ये भी इब्राहिमिक रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म ये इब्राहिमिक रिलीजन है, इस्लाम भी है। ठीक है, तो ये ड्रूज जो है वो भी इसी सिस्टम ऑफ बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, और ड्रूज पीपल आपको नॉर्मली इसी रीजन में मिलेंगे। तो इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यहाँ सब जगह आपको ड्रूज मिलेंगे। पर गोलन हाइट्स जो है उसमें मोस्टली सारे कौन थे? ड्रूज पीपल ही थे गोलन हाइट्स में। तो जब इसराइल ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया गोलन को, तो इसराइल ने सिटीजनशिप ऑफर की थी ड्रूज पीपल को, बट मेजोरिटी ऑफ ड्रूज ने क्या कर लिया, डिक्लाइन कर दिया, और उन्होंने यही एक्सेप्ट किया कि हम एज अ सीरियन ही आइडेंटिफाई करवाना चाहेंगे रादर देन बिकमिंग इजराइल सिटीजन। तो इजरायली सिटीजनशिप भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी ड्रूज पीपल ने। ठीक है, ड्रूज पीपल के बारे में भी आप देख लेना सर, ड्रूज पीपल कहाँ रहते हैं? ठीक है, इस रीजन में है। ठीक है, इस वाले सिर्फ गोलन में ही नहीं रहते हैं, इधर भी है। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन इधर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और इब्राहिमिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, Israel offered citizenship to Druze but declined. Another 20,000 Israeli settlers live there as well, many of whom work in agriculture and tourism. मतलब गोलन हाइट्स के साइड में इजरायली भी सेटल्ड है सर। ठीक है, और मोस्टली वो किस में है? एग्रीकल्चर और टूरिज्म में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इसराइल्स यूनिलेटरल एक्विजिशन, जो प्रॉब्लम हमने शुरू में बताई कि इसराइल ने यूनिलेटरली क्या कर लिया। एक होता है कि आपका अगर वॉर भी होता है तो वॉर के बाद आप क्या करते हो, कोई ट्रीटी करते हो, उस ट्रीटी में अल्टीमेटली सिग्नेटरी बना रहे हो पार्टी को, और फाइनली बोला कि हाँ ये टेरिटरी हमारा हो जाएगा, ये टेरिटरी आपका हो जाएगा, ये नॉर्मली होता है, ट्रीटी होती है। बट अगर यहाँ पे किसी तरीके का कोई ट्रीटी देखने को नहीं मिला सर, ठीक है, और यूनिलेटरली इसराइल ने ही डिक्लेयर कर दिया कि दिस एरिया वी आर टेकिंग। Israel's unilateral acquisition was not accepted internationally। तो ये जो गोलन हाइट्स को आपने क्या किया, यूनिलेटरली ले लिया ना सर, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। सीरिया वांट्स द रीजन टू बी रिटर्न, सीरिया वापस चाह रहा है सर, रीजन रीजन उनका है तो वापस मिल जाए उनको। सीरिया अटेम्प्टेड टू रिक्लेम द हाइट्स ड्यूरिंग 1973। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज अनसक्सेसफुल। ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट योम किपुर वॉर हुआ था सर 1973 में, याद है हमने डिटेल में पढ़ा था योम किपुर के बारे में। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, क्योंकि 67 में उन्होंने क्या किया था, अपने उसको काफी हद तक अपने अंडर ले लिया था, और 81 में उन्होंने एनेक्स ही कर दिया था। ठीक है, तो आप देखोगे कि सीरिया ने 1973 योम किपुर वॉर में वापस ट्राई किया बट अनसक्सेसफुल रहा, हम ये पढ़ चुके हैं। सिंस इजराइल एंड सीरिया साइंड अ पीस ट्रीटी इन 74, तो योम किपुर वॉर के बाद एक पीस ट्रीटी हुई थी, ये भी हमने पढ़ा था। गोलन हाइट्स हैज बीन जनरली पीसफुल, तो आप देखोगे कि एक पीस ट्रीटी दोनों के बीच में हो गई। उस पीस ट्रीटी के बाद आपको गोलन हाइट्स रिलेटिवली मोर और लेस कैसा मिल रहा है, काम मिल रहा है कि वहां पे पीसफुल रीजन में है। Israel and Syria had their highest level discussion in 2000 to discuss the probable return of the Golan Heights and peace accord। ठीक है, 2000 में एक हाई लेवल डिस्कशन भी हो गया, ये सब चीजें नहीं पूछेंगे। योम किपुर वॉर आप याद रखेंगे। हाउएवर नेगोशिएशन फेल्ड, मतलब अभी तक भी वो गोलन हाइट्स और का नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, फेल्ड ही रहा है वो। व्हाई डू द कंट्रीज क्लेम द गोलन हाइट्स? अब गोलन हाइट्स को क्यों क्लेम कर रहे हैं? देखिए, गोलन हाइट्स अपना लैंड तो अपना लैंड होता है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना ही बैरन है या कितना ही वो फर्टाइल है, या उससे क्या रिसोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, लैंड कोई भी कंट्री किसी भी वॉर में भी लूज नहीं करना चाहती और देना नहीं चाहती। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हर तरीके से आपका एसेट ही है। पर गोलन हाइट्स के साथ तो ये है कि वो काफी फर्टाइल और काफी रिसोर्सफुल रीजन है। ठीक है, तो बोथ साइड्स वांट द गोलन्स एब्यूडेंट वाटर एंड नेचुरली प्रोडक्टिव लैंड। वहाँ का लैंड बहुत क्या है सर,
प्रोडक्टिव है और वहाँ पे काफी मात्रा में क्या है, वाटर अवेलेबल है। तो इन दोनों की वजह से दोनों को डेफिनेटली क्या चाहिए, चाहिए। और इसराइल में तो वाटर क्राइसिस है सर, वाटर की उनको बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है। तो गोलन एबिडेंट वाटर और प्रोडक्टिव लैंड उनको चाहिए। फर्दर मोर द गिवन सीरिया सिविल कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल व्यूज द प्लेटू एज अ बफर जोन बिटवीन इजरायली कम्युनिटीज एंड द इंस्टेबिलिटी इन सीरिया। अब आप देखोगे कि सीरिया के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं, बट एटलीस्ट क्या बोलते हैं, करंट अगर आईआर पढ़ा है तो आपको पता है कि सीरिया में करीब करीब 2011 के बाद से सिविल वॉर देखने को मिल रहा है। सिविल वॉर का मतलब है कि वहां पे जो सिविल, वहां पे जो गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो सीरिया में सिविल वॉर आपको देखने को मिलता है। उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड कुछ एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो वहां पे जो बशर अल असद जो कि अभी भी करंट प्रेसिडेंट है सीरिया में, ठीक है, तो कुछ पॉपुलर डिसकंटेंट है लोगों में उनके रूल को लेके। और क्योंकि वहां पे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, तो प्रो डेमोक्रेसी रिलीज जो है कंटिन्यूसली सीरिया में चल रही थी, ठीक है। और ये वाइडर जो अरब स्प्रिंग 2011 9-10-11 के आसपास का टाइम है, उस अरब स्प्रिंग का ही पार्ट रहा, बिकॉज अरबियन कंट्रीज में उस समय काफी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखने को मिले, अरब स्प्रिंग अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो 2009-10-11 के टाइम पे अरब स्प्रिंग देखने को मिला कि जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक, कई सारी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुई। जो प्रीवियसली डिक्टेटरशिप चल रही थी या मोनार्की चल रही थी, उनको डेमोक्रेसी में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, ठीक है। उसी में सीरिया में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली। जो बशर अल असद जो अभी भी प्रेसिडेंट है करंट, उनके अगेंस्ट पॉपुलर डिसकंटेंट देखने को मिला सर। तो प्रो डेमोक्रेटिक रैलीज बहुत सारी इस वहां पे हो रही थी, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया प्रो डेमोक्रेसी को, और कुछ ने सपोर्ट किया कि नहीं मोनार्की को चलने दो। और यही में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, और काफी छोटे मोटे जो रीजन्स थे, छोटी मोटी जो कंट्रीज थी, उन्होंने कुछ ने प्रो डेमोक्रेटिक रैलीज को सपोर्ट किया, कुछ ने बोला कि नहीं ये जो सिस्टम चल रहा है विच इज गुड। तो वहां पे भी एक आपको क्या बोलोगे कि गुटबाजी देखने को मिली कि ब्लॉक्स बन गए, ठीक है। तो सीरिया में सिविल कॉन्फ्लिक्ट तो देखने को मिल ही रहा था। तो इसराइल जो है वो इस प्लेटू को बफर जोन की तरह देखता है बिटवीन इजरायली कम्युनिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन सीरिया। तो ये आप देखो कि इस रीजन को बफर जोन की तरह, बफर जोन क्या होता है, दो पावर्स के बीच में अगर एक ऐसा जोन होता है जो काइंड ऑफ जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, तो बफर जोन की तरह देखता है कि सीरिया में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दैट शुड नॉट बी अलाउड टू पेनिट्रेट हियर, ओके। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी सीन एज द बफर जोन, ठीक है। तो बफर की तरह एक्ट करेगा। तो वो उसको बफर जोन की तरह देखता है सीरिया के सिविल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सीरिया में सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और अभी भी सीरिया में सिविल कॉन्फ्लिक्ट है सर। Plateau as a buffer zone. Israel is also concerned that Iran is attempting to permanently position itself on Syrian side of the border to launch strikes on Israel. और ये उनका जो क्या बोलते हैं कंटेंशन था, या उनका जो इंट्यूशन था, या जो एंटिसिपेट कर रहे थे, मोरलेस गलत भी प्रूव नहीं हुआ। क्योंकि वो तब से सोच रहे थे कि इसराइल अपने आप को सीरिया में क्या करेगा, परमानेंटली पोजीशन करके, क्योंकि ईरान ने क्लियरली हमेशा किसका साइड लिया, इसराइल तो पैलेस्टाइन कॉज का ब्लंट सपोर्टर रहा है सर, बिल्कुल। तो इसराइल सॉरी ईरान जो है वो बिल्कुल सपोर्टर रहा है पैलेस्टाइन कॉज का, और इसराइल के अगेंस्ट रहा है। इसीलिए ईरान की और न्यूक्लियर एनरिचमेंट के भी एलिगेशंस ईरान पे लगे, और कई सारी डील्स भी हुई, और यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है इसीलिए, और इसराइल और यूएसए की रिलेशन काफी अच्छी है। तो यहाँ भी ये एंगल देखने को मिलता है, ये पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे, यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये सब देखने को मिलता है। तो ईरान को लेकर इसराइल में अप्रहेंशन भी था सर, कि इसराइल जो है वो सीरिया में अपने को परमानेंटली पोजीशन करेगा, और सीरिया में पोजीशन करेगा तो जियो स्ट्रेटेजिकली एक बेनिफिशियल लोकेशन हो जाएगी उसके लिए। तो वो गोलन हाइट्स को इसीलिए भी नहीं देना चाह रहे थे कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। अगर गोलन हाइट्स उनके पास रहेगा और वहां पे ईरान अपने आप को स्टेब्लिश करेगा, तो उसके लिए रिलेटिवली इजी हो जाएगा इसराइल को क्या करना, इसराइल पे अटैक करना। तो ये एक अप्रेंशन उनके मन में था। अभी रिसेंटली आई थिंक अभी 7-10 दिन पहले ही कुछ ईरान ने एयर स्ट्राइक्स करी है इसराइल में, ऐसा देखने को मिला है, ठीक है सर।
तो ये भी उनके अंदर एक अप्रेंशन था, इसलिए वो गोलन हाइट्स को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। नोटेबली ईरान इज अ सपोर्टर ऑफ सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद। ये बशर अल असद जो अभी भी प्रेसिडेंट है सर, ठीक है, और ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है सर। तो ईरान इज सपोर्टर ऑफ द सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद। तो डेमोक्रेटिकली प्रो डेमोक्रेटिक तो है नहीं ईरान, ठीक है, डेमोक्रेटिकली तो प्रो डेमोक्रेटिक तो है नहीं। तो बशर अल असद को सपोर्ट ईरान कर रहा है, और उसके लिए इसराइल को इशू है सर। Syria, for its part, insists that the part of the Golan held by Israel remain an occupied territory and thus demand its return. तो सीरिया ने शुरू से कहा है कि वो गोलन जो हाइट है वो आपने ऑक्यूपाइड करके रखा है, उन्होंने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इसराइल का हो गया। तो सीरिया कहता है कि अगर ऑक्यूपाइड है तो वो वी विल टेक इट बैक। सिमिलरली जैसे पीओके की बात करते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इंडिया ने जो जो भी कश्मीर का रिमेनिंग रीजन जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है, जहाँ पे एलओसी बन गई, बट कंट्रोल गिलगित बाल्तिस्तान वाला रीजन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो इंडिया ने हमेशा यही कहा है, जैसे इंडिया कहता है इंडिया की साइड से कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान कहता है कि वो आजाद कश्मीर है, ठीक है। तो दोनों दोनों कंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट वो अभी कंटेंशियस इशू है। इंडिया कह रहा है कि पीओके सर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं वो आजाद कश्मीर है, वो हमारा ही है। बट इंडिया ने कभी ये नहीं, इंडिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। इंडिया तो कह रहा है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तुमने ऑक्यूपाई कर रखी है। माना कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गिलगित बाल्तिस्तान रीजन में, पीओके रीजन में पाकिस्तान का ज्यादा है, ठीक है, इंडिया का नहीं है, बट इंडिया ने हमेशा यही कहा है कि पीओके हमारा है सर। तो अल्टीमेटली फ्यूचर में कभी ना कभी समय आएगा तो इंडिया उसको क्लेम करेगा। क्लेम तो अभी भी करते हैं, बट कोई एग्रेसिव स्टेप अभी नहीं उठाया कि कहीं वॉर वाली पे चले जाए, या डिप्लोमेटिकली बातचीत हो रही है तो उसको एक एग्रेसिव स्टांस लेके कहे कि ये आप हमको रिटर्न दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारी जगह हमने देखा था, ठीक है, हमने अजरबैजान वाले इशू में भी देखा था कि आर्मेनिया अजरबैजान में, ठीक है, नागोर्नो काराबक कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी हमने देखा था ये वाला कि नागोर्नो काराबक जो है वो अजरबैजान के अंदर आ रहा है, बट वहां पे आपको कौन सी आर्मेनियन पॉपुलेशन ज्यादा मिल रही है। याद आ रहा है सर? ये कॉन्फ्लिक्ट्स पता रखिएगा सर, और इन कॉन्फ्लिक्ट की ज्योग्राफी पता रखिएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं इन सबका ज्योग्राफी बहुत ध्यान से, सिर्फ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो सीरिया ने भी यही कहा कि सर गोलन हाइट्स जो है वो हमारा ही है, इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ऑक्यूपाइड है तो वी विल टेक इट बैक, हम वी वांट रिटर्न, हमको वापस चाहिए सर। व्हाट इज द करंट अरेंजमेंट देयर? अभी करंट अरेंजमेंट क्या है? करंट अरेंजमेंट अभी ये है कि आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशनल डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, ये आपने ये इसका थोड़ा ध्यान रखना कि ये क्या होती है। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स जो है यूएनडीओएफ इज स्टेशनड इन कैंप्स एंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट अलोंग द गोलन। तो गोलन हाइट्स में यूएनडीओएफ जो है वो स्टेशनड है। अब यूएनडीओएफ क्या है ये भी पूछ सकते हैं सर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स क्या है? ये पीस कीपिंग मिशन है। यूनाइटेड नेशंस का क्या है? पीस कीपिंग मिशन है। और ये इनका मेन काम है कि ये योम किपुर वॉर के बाद यहाँ पे इनको पोस्ट किया गया था गोलन हाइट्स में, योम किपुर वॉर के बाद। और इनका जो मेन पर्पज है सीज फायर मेंटेन करके रखना इसराइल और सीरिया के बीच में। समझ गए सर? तो ये पूछ सकते हैं सर, ध्यान रखना प्रीलिम्स में। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, ये फोर्स सिर्फ वही लगी हुई है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं लगी हुई है, इसको बनाया ही उसी के लिए गया, ठीक है। तो ये पीस कीपिंग मिशन के अंडर आता है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स होते हैं, ब्लू हेलमेट जिनको बोलते हैं, उन लोगों का वहाँ ड्यूटी लगा हुआ है सर। और उनका काम है सीरिया और इसराइल के बीच में क्या करके रखना? सीज फायर करके रखना, किसी तरीके के वॉर को इरप्ट होने नहीं देना गोलन वाले रीजन में। यूएनडीओएफ, ठीक है, तो वो स्टेशन है वहां पे कैंप्स में। ये याद रखिएगा सर, यूएनडीओएफ disengagement observer force. This is supported by the military observers of the United Nations Truth Supervision Organization. ये और पुराना है सर। यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन और सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनटीएसओ, ये तो 1948 से उस समय से क्या है, इसराइल और उसके नेबरहुड रीजन में क्या कर रही है? मीडिएट कर रही है कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो ये भी वहां पे क्या है, सपोर्ट कर रही है किसको? ये बाद में लगी थी, ये जो ये योम किपुर वॉर के बाद लगी सर, ये 1973 के बाद लगी। कौन सी? ये। और ये 1948 से वहां पर है, ठीक है। और इसका भी काम क्या है? इसराइल और उसके
आसपास के जो रीजन है जिसमें ये अरब इजराइल वॉर हुआ था 1948 में। फर्स्ट तो 1948 में ही हुआ था। यom किपुर तो बाद में आया, सिक्स डे वॉर बाद में आया। तो ये उसी समय से वहां लगी हुई है। तो इन दोनों तीनों फोर्सेस का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है सर? ठीक है, यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। पूरा ही मिट जाता है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व फोर्स, और ये यूनाइटेड नेशन ट्रुथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, इसका याद रखिएगा, ठीक है। हम्म, चलिए, बिटवीन द इजराइल एंड सीरियन आर्मीज एरिया ऑफ सेपरेशन, ये सब तो आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत डेप्थ में जाना नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है, बट आप जान सकते हो। इसराइल सीरिया आर्मीज के 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो एरिया ऑफ सेपरेशन है, उसको डीमिलिटराइज जोन बना रखा है एरिया ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में, जहाँ पे डीमिलिटराइज दोनों की मिलिट्री की वहाँ प्रेजेंस नहीं होती है। पीस कीपिंग फोर्सेज वहाँ रहती है सीज फायर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट क्रिएटेड टू लाइंस ऑफ सेपरेशन, तो अपने उन्होंने दो लाइंस ऑफ सेपरेशन बना दी थी। एक बना दी थी अल्फा लाइन, बिहाइंड द अल्फा लाइन टू द वेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ सेपरेशन इजराइल मिलिट्री फोर्सेज मस्ट रिमेन। ठीक है, तो अगर एक अल्फा लाइन बना दी है तो इजराइल फोर्सेस को अल्फा लाइन के इधर रहना है। ठीक है, सिमिलरली एक ब्रावो लाइन बना दी है। ठीक है, तो ब्रावो लाइन तो ईस्ट है, तो सीरियन मिलिट्री को इधर रहना है। और ये बीच का जो रीजन है वही तो क्या है, एरिया ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। चले सर, नंबर ऑफ ट्रूप्स पे रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अंटिल द सीरियन सिविल वॉर, सिविल वॉर मैंने बता दिया, वो बशर अभी जो बताया, ठीक है, बशर अल असद वाला, कि वहां पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी ये स्थिति है वहां पे कि ये फोर्सेस अभी भी वहां पे प्रेजेंट है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, मोर देन 30 इजरायली सेटलमेंट्स इन द गोलन। ठीक है, गोलन में इजरायली सेटलमेंट से इजरायली लोग भी रह रहे हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेटलमेंट्स आर कंसिडर इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ। इजराइल लोगों का वहां सेटल करवाना करवाया गया होगा सर, ताकि फ्यूचर में कोई ह्यूमैनिटेरियन इशू बना सके आप। ठीक है, तो इलीगल इंटरनेशनली बताया गया है इजराइल का सेटलमेंट उधर जो है। अबाउट 20,000 सीरियंस एंड इजरायली लिव, करीब करीब 40,000 लोग रह रहे हैं, उसमें से 20 इजरायली और 20 कौन है, सीरियन है। द सीरियन कैपिटल दमास्कस कैन बी सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स से दिखती है सर। तो स्ट्रेटेजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, दमास्कस से गोलन हाइट्स। व्हेन इट रेन्स हियर, वाटर गोज टू द जोर्डन रिवर which supplies water in the dry season. It is believed that this was a water supply one third of Israel's water. ठीक है, जॉर्डन रिवर से करीब करीब वन थर्ड ऑफ इसराइल का वाटर जो है वो जाता है सर। तो ये भी एक इशू है सर। ठीक है, जॉर्डन रिवर का वन थर्ड उसकी वाटर सप्लाई करीब करीब जा रही है। ठीक है, इसराइल की वन थर्ड वाटर सप्लाई जॉर्डन रिवर से आ रही है। तो जरूरी है सर, पानी तो जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस द लैंड हियर इज वेरी फर्टाइल विच इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। तो लैंड बहुत फर्टाइल है सर, ज्यादा फर्टाइल लैंड है तो फायदे वाला मामला है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। नीड टू लुक फॉर, अब क्या लुक फॉर, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हो सकता है, वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन, सपोर्टिंग कंट्रीज, इंडिया ने सपोर्ट किया है सर। ठीक है, कंट्रीज अगेंस्ट, कौन सी कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, यूके, यूएस, ये बड़ी कंट्रीज हैं जो अगेंस्ट रही है, क्योंकि यूएस और यूके का तो इन्हीं शुरू से ही स्टैंड इसराइल के फेवर में रहा है। इसराइल खुद तो है ही है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो उन अपनी डिप्लोमेटिक डीलिंग्स में दिख जाता है कि वो हाँ वेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। Israel's failure, the resolution expressed deep concern over Israel's failure. The resolution expressed deep concern over Israel's failure to withdraw from the Syrian Golan Heights. ठीक है सर, ये no adherence to resolution. Affirm that Israel had not adhered to the Security Council resolution. तो 1981 में resolution जो आया था उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको वहां से विड्रॉ तो कर जाना था। रेजोल्यूशन ऑन इजरायली सेटलमेंट, इलेजिटिमेसी है इजरायली सेटलमेंट की। ठीक है सर, इट कॉल्ड फॉर इजराइल्स विड्रॉल फ्रॉम द एंटायर ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन। तो वो कह रहा है कि सीरियन गोलन जो जो अभी रेजोल्यूशन पास किया है कि भैया वहां से आप पूरा का पूरा क्या करो, सीरियन गोलनाइट्स को छोड़ो। ध्यान रखिएगा सर, इस पूरे में आई थिंक ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रीजन का ज्योग्राफी। ठीक है, जॉर्डन रिवर का ड्रेनेज चेक कर लेना, डेड सी के बारे में और पढ़ लेना सर, सी ऑफ गैलीली के बारे में भी पढ़ लेना। और यहाँ जो छोटी छोटी रिवर आ रही है, ये यर्मुक रिवर और ये जो
जॉर्डन के आसपास छोटी मोटी और रिवर्स, आपको ये जबोक रिवर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हुला वैली, बनियास, हसबानी, हसबनी और डैन रिवर के मिलने से तो बन ही रही है मेन स्ट्रीम किसकी, जॉर्डन रिवर की। ठीक है सर, तो ज्योग्राफी आप देखिएगा वापस इसकी। चले। 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके सर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट हुआ था, उसकी 75th एनिवर्सरी है 10 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स डे। तो 1948 में ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था, जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ह्यूमन राइट डे जो है, आई थिंक ये इसको 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे माना जाता है। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट इंश्राइन द इनएलिएनेबल राइट्स दैट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू एज ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन राइट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? एक तो होते हैं सिविल राइट, आप जानते हो ना सिविल राइट होते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करोगे तो आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, मिलेंगे सर। सिविल राइट्स क्या होते हैं? सिविल राइट सिंपल है कि आप अगर किसी कंट्री के सिटीजन हो तो उसके सिविलियंस को, उसके सिटीजन्स को गवर्नमेंट राइट्स देगी। नॉर्मल भाषा में उन्हीं को सिविल राइट्स कहते हैं, जो किनको मिल रहे हैं, उस कंट्री के सिटीजन्स को दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो उनको सिविल राइट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे इंडिया में आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स हैं जो सिविल राइट्स हैं सर, है सिविल राइट्स हैं सर। राइट टू वोट एक तरीके का सिविल राइट है। ठीक है, राइट टू लाइफ लिबर्टी भी सिविल राइट है। ठीक है, तो ये सारे सिविल राइट्स हैं जो आपको नॉर्मली दिए जाते हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं सर? ह्यूमन राइट्स का मतलब है वो, आप सिविल राइट्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप उस कंट्री के सिटीजन हो। ठीक है, या आप सिविलियन हो, उस पर्टिकुलर एरिया के सिटीजन हो, इसलिए आपको वो क्या दिए जा रहे हैं, राइट्स दिए जा रहे हैं। और एक आता है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स वो होते हैं, वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप ह्यूमन हो, मतलब वो आ ही इसीलिए पिक्चर में रहे कि भाई वो इंसान है तो उसको मिलेगा ह्यूमन राइट। अब चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे वो कौन सी कास्ट का है, चाहे वो कौन से रिलीजन का है, कौन से रेस का है, उससे मतलब नहीं है। किस देश का है उससे भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स मतलब यूनिवर्सल है भैया, वो ह्यूमंस हैं इसलिए उनको वो राइट मिल रहे, दे आर एंटाइटल्ड टू दोज राइट्स बिकॉज बीइंग ह्यूमन, दे आर ह्यूमन, दैट्स व्हाई दे प्रोवाइडेड दोज राइट्स। तो यूडीएचआर जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स इंश्राइन the inalienable rights that everyone is entitled to as human being। तो ह्यूमन बीइंग है इसलिए उनको वो राइट्स मिल रहे हैं सर। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, आपकी जो भी ओपिनियन हो, आपकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, आपका सोशल ओरिजिन कुछ भी हो, प्रॉपर्टी, बर्थ, अदर स्टेटस, कुछ भी ऐसा, अमीर गरीब सब सबको मिलेगा सर, आप इंसान हो आपको मिलेगा, वो ह्यूमन राइट्स है। Common standard UDHR was adopted to establish a common standard of fundamental human rights that should be universally protected and respected। तो यूनाइटेड ये जो यूडीएचआर है, ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स बन जाए, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड बन जाए, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड बन जाए ताकि वो सारे कंट्रीज जो हैं उनके बेस पे, या अपने अपने सिविल राइट्स बनाते टाइम, अपने अपने सोशो इकोनॉमिक राइट्स बनाते टाइम कंट्रीज क्या करें, उन फंडामेंटल, उन ह्यूमन राइट्स को कंसिडर करें। ठीक है सर, कॉमन स्टैंडर्ड्स बन रहे सर। इट वाज रेस्पॉन्स टू द एट्रोसिटी एंड ह्यूमन राइट वायलेशन दैट अकर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा इसलिए पड़ी क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बहुत सारे जो है ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ सर, वायलेशन हुआ, काफी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। ठीक है, इस ह्यूमन राइट वायलेशन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुआ, इसके रेस्पॉन्स में बने ताकि आने वाले समय में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? अचीवमेंट ऑफ यूडीएचआर डिक्लेरेशन इज नॉट अ ट्रीटी, नॉट लीगली बाइंडिंग। तो भैया ये ट्रीटी नहीं है किसी तरीके की, इसलिए लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, बट एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, एक आपको एक एक स्टैंडर्ड दे देता है कि इसके बेसिस पे आप क्या करो, अपने राइट्स को मैनेज करो। बट द प्रिंसिपल्स इट सेट आउट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू मेनी कंट्रीज लॉ। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए उनको बहुत सारी कंट्रीज ने अपने लॉ में डाला है सर। इट इज व्यूड एज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ। तो इंटरनेशनल, जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है, कंट्रीज के बीच में वॉर भी हो रहे हैं सर, वॉर हो रहे हैं तो भाई प्रिजनर ऑफ वॉर भी बन जा रहे हैं, कुछ कंट्री के लोगों को वो पकड़ ले रहे हैं। ठीक है,
कई बार ये होता था पहले कि दो कंट्री में वॉर हो रहा है, तो अगर एक कंट्री उस पर डोमिनेट करके उसको उसके अंदर चली गई है, तो वो वहाँ के सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा रही है, उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, ठीक है, विमेन के साथ रेप हो रहा है, ये सारी एट्रोसिटीज पहले हो रही थी। उनको रोकने के लिए ये ह्यूमन राइट्स का स्टैंडर्ड लाया गया, ताकि वॉर के टाइम पे भी इनको फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये हर सिचुएशन के लिए है, एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए भी है और जनरल सिचुएशन के लिए भी है, ताकि आप ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के को क्या कर पाओ, एक डिग्निफाइड लाइफ दे पाओ। बट स्टिल ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ का बेस तो बन ही रहे हैं सर। तो ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इंटरनेशनल लॉ जिसको कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ बाइंडिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका बेस बनते हैं कि हाँ इन राइट्स को आप हमेशा ध्यान रखो, फंडामेंटल टू अदर ट्रीटीज। तो जो भी अदर ट्रीटीज आप कर रहे हो उसके लिए फंडामेंटल है सर, आपको ऑल यू शुड ऑलवेज कीप दोज थिंग्स इनटू माइंड। कहीं अगर टेक्निकल प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, कोई आप इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई न्यूक्लियर ट्रीटी भी कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन द दीज पर्टिकुलर राइट्स। ठीक है। सोशल जस्टिस, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। अब आपने देख एंटी अपार्थाइड के बारे में आई थिंक कल ही देखा था हमने, कल परसों। कास्ट सिस्टम के अंदर अपार्थाइड क्या होता है, रंग भेद होता है, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो आप देखोगे कि एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का बेस बना, अगर 1948 में ही उन्होंने बता दिया कि भाई एवरीबडी इज इक्वल, इक्वालिटी का ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, किसी तरीके की कोई रेशियल सुपीरियरिटी नहीं आएगी, जब आपने 48 में बता दिया, तो फिर साउथ अफ्रीका में इससे रिलेटेड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट भी चला, नेल्सन मंडेला के टाइम पे चला सर। और फिर एंटी अपार्थाइड लॉ भी उन्होंने बनाया। तो ये बेस बना ना सर, जब अपने 1948 में ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में बता दिया कि भैया इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो अदर कंट्रीज जहां पे अभी तक कोई नेशनल लॉ नहीं बना हुआ था, उनके लिए इसने एक इंस्पिरेशन का काम किया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जेंडर इशू, एलजीबीटीक्यू इशू, सबके लिए कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन का काम करता है, कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो अलग ना रह जाए, उनके डिग्निटी को मेंटेन करने की कोशिश कराते हैं। इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, human rights are inherent to all human beings regardless of nationality, ethnicity, gender, religion. These are rights are considered universal, inalienable and indivisible. ठीक है, यूनिवर्सल है सर, सब जगह है, इनएलिएनेबल है मतलब लिए नहीं जा पाएंगे आपके आपसे, ठीक है, इनडिविजिबल है मतलब ये डिविजिबिलिटी नहीं रहेगी कि भाई आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो पीपल में, इस तरीके का भी देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है सर, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस की फाउंडेशन बनेंगे। ह्यूमन राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिविल राइट, सिविल राइट से अलग है सर, सिविल राइट अभी बताया। ठीक है, सिविल राइट जो होती है वो आपको एक पर्टिकुलर जो कंट्री है वो अपने नेशनल लॉ के अंडर आपको प्रोवाइड करेगी, वो सिविल राइट रहेंगे। ठीक है, एक कंट्री के सिविल राइट दूसरी कंट्री के सिविल राइट से अलग हो सकते हैं, बट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं मोर और लेस सारी कंट्रीज में एक जैसे मिलेंगे, कि हाँ राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ क्या है सर, एक तरीके का बेसिक ह्यूमन राइट है ना सर। तो राइट टू लाइफ तो सारी कंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करना ही है अपनी कंट्री के लॉ में, कि राइट टू लाइफ तो होना चाहिए, कि आप उसको डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार दोगे। ठीक है, कुछ लॉज जो एक कंट्री में मिल रहे हो सकता है दूसरी में ना मिले, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है, जिस एक्सटेंट तक इंडिया में मिल रहा है हो सकता है उस एक्सटेंट तक आपको चाइना और अदर कंट्रीज में देखने को ना मिले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, समटाइम्स आपको लॉ में मिल रहा है बट इन प्रैक्टिस नहीं मिल पा रहा, समटाइम्स इन प्रैक्टिस मिल रहा है और लॉ में वो लिखा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कल्चर वैसा है। समझ रहे हैं सर, दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है, मिक्स्ड मिलता है सारा। सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन राइट का, इनहेरेंट डिग्निटी, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ह्यूमन डिग्निटी इन क्राइसिस, ये तो बेसिक्स हो गई। ठीक है, क्या फायदे हो सकते हैं, मेजर कंसर्न्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, वायलेट होती है सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट होती है बहुत जगह। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली कैन लिमिट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड पार्टिसिपेट इन सिविल एक्टिविटीज, सिविक एक्टिविटीज। पॉसिबल है सर, अगर गवर्नमेंट आपको कर्ब कर रही है, अगर आप प्रेस को गवर्नमेंट कर्ब करेगी, प्रेस को इंटिमिडेट करेगी, या फिर प्रेस को एम्बेडेड कर रखा है, एम्बेडेड जर्नलिज्म होता है सर। एम्बेडेड जर्नलिज्म क्या होता है, जिसमें जो करंट जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट का या डिस्पेंसेशन का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो किससे होता है,
प्रेस से या मीडिया से होता है। तो प्रेस और मीडिया जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ड्रिवन एजेंडा पर ही चलता है, और सारी न्यूज जो होती है वो भी सैंक्शन रहती है, सैंक्शन मतलब सॉरी सेंसरशिप होती है उसमें भी। ये सारी न्यूज जो होती है वो गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है, वही न्यूज आप दिखा पाओगे, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह में देखने को मिलता है एम्बेडेड जर्नलिज्म। ठीक है। हाँ, इंडिया में भी कुछ कुछ वर्ड्स आजकल यूज किए जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया का सीधा सीधा एक नेक्सस जो है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं उनको गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट उसमें इनडायरेक्टली क्या है, स्टेक होल्डर है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के इंटरेस्ट जब एक जगह मैच हो रहे होते हैं तो वहां पे एक जो मेन जो प्रेस का धर्म है वो देखने को नहीं मिलेगा कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएगी, एक ओपिनियनेटेड एजेंडा चलाया जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, इंडिया में भी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है काफी हद तक मीडिया को कैप्चर करके रखा है इनडायरेक्टली। ठीक है। और काफी मीडिया हाउसेस जो है वो कॉर्पोरेट जो है वो मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं। इंडियन मीडिया का तो कमर्शलाइजेशन हो चुका है काफी हद तक। ठीक है। तो 24/7 वाले न्यूज चैनल जो चल रहे हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर मोस्टली सारे कॉर्पोरेट्स हैं। ठीक है। और कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के बीच में अगर हिडन नेक्सस देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म की डायरेक्शन में ये चीजें जा सकती है। ठीक है, ये क्विड प्रो क्रो वाली चीज है, क्विड प्रो को, कि हम आपके लिए करते हैं आप हमारे लिए करो। ठीक है। तो ऐसी ऐसी ये ऑपोजिशन का भी एलिगेशन अभी रिसेंटली देखने को मिला है, रिसेंटली नहीं काफी समय से देखने को मिल रहा है कि मेजर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सारा कॉर्पोरेट हाउसेज रन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज का गवर्नमेंट के साथ नेक्सस है, तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है सर, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली in a democracy in transition like India. It is very important to assimilate or the articulate the right information and giving right information to the people, and mainstream media plays a very vital role in, okay, otherwise तो डेमोक्रेसी की ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी, डेमोक्रेसी इज देयर, डेमोक्रेसी इज इन द फंक्शनल फॉर्म डेफिनेटली भी देयर। फंक्शनल फॉर्म में है सर, इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं, अभी तो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में। ठीक है। तो फंक्शनल फॉर्म में है, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट द फंक्शनल थिंग, इट इज ऑल्सो इन द वेरी लेटर इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी वो दिखना चाहिए कि एवरीबडी शुड बी हर्ड, राइट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल, so that they can take a prudent decision while making their voting right, while practicing their voting right. And this is what is challenged for a little bit time, for sometimes that opposition is continuously saying, even there is a perception that media is somewhere not working objectively, they have their own agenda, they are working subjectively. So there are allegations, so these are the things. So it is very important that press freedom should be there. Okay, press should not be muzzled by the government, otherwise that is somewhere, just in India we know that freedom of speech expression is a fundamental right under article 19. Okay, freedom of press is also fundamental right. So providing right information to the people is, it's your right. But if government is muzzling the press, then that's somewhere it's violation of the human rights also. ठीक है, the human right भी है सर। ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस ये देखने को मिलता है, और ये कई बार आपको इंडिया में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिविजुअल्स का भी देखने को मिलता है। इफ यू आर सेइंग समथिंग ओवर सोशल मीडिया और इन पब्लिक प्लेस, ओके, गवर्नमेंट कैन इन्वोक काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ओके, और स्पेशली जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले क्लॉजेस हैं, जो रिसेंटली काफी जर्नलिस्ट पे भी देखने को मिला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन उन पे लगाया गया इफ दे स्टार्टिंग आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। So these are the things which are the violation of not only fundamental right but also the human rights. Okay, sir. Assembly can limit individuals' ability to express their opinions and participate in civil activities. तो वो भी दिक्कत करेगा, मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा वहां भी, सिविल राइट वायलेट होंगे, ह्यूमन राइट्स सॉरी। Political repression. Authoritarian regime may suppress political opposition, restrict political freedoms, and engage in arbitrary arrest and detention. ओके, दिस इज ऑल्सो समटाइम्स हैपेंस सर, पॉलिटिकल अपोजिशन को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल फ्रीडम को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, कई बार अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और क्योंकि आर्काइक लॉ है हमारे यहाँ अगर यूएपीए भी है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसके अलावा कुछ और भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, प्यूनिटिव भी है। बट प्यूनिटिव में भी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपको अगर कई बार इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मिसयूज करके अगर आपको इस तरह की चीज देखने को मिलती है, तो दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल रिप्रेशन इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स।
हम्म। चलिए सर, ठीक है, और क्या है आगे? Economic and social injustice, poverty, lack of access to basic resource, food, clean water, healthcare can lead to widespread poverty, violating the right to adequate standard of living. तो adequate standard of living भी क्या है एक तरीके का सर, ह्यूमन राइट है, और ह्यूमन राइट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अब पर डिपेंड, देखिए ह्यूमन राइट्स एक स्टैंडर्ड है, एक डिक्लेरेशन है, अब वो इन्फोर्सिबल नहीं है और वो कोई लॉ नहीं है, किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं है। कंट्रीज को उनको अपने लॉ में इनकॉर्पोरेट करना है, और कंट्री इनकॉर्पोरेट करती है तो ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन होगी, ये सब प्रेस फ्रीडम ये सब इंश्योर हो जाएगा अगर लॉ में इनकॉर्पोरेट करती है। इंडिया की जहां तक बात करो, देखिए एक इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, कौन से होते हैं? इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, एक सोशल राइट्स होते हैं, एक सिविक राइट्स होते हैं, एक पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। दिख रहा है सर? इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है कि आपको इकोनॉमिकली स्टेट इंश्योर करेगा कि सर आप पुअर नहीं रहे, आप पुअर नहीं रहे, और ये आपका राइट है। राइट है इसका मतलब है कि इन एनी केस इफ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल और यू आर वेरी पुअर पर्सन, देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। वेट, व्हाट हैपेंड? ब्लैंक हो गया क्या स्क्रीन? यस यस सर। कहाँ चला गया? आ गया, आ गया। तो आपका इकोनॉमिक राइट अगर आपको दिया जा रहा है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली ही आपको राइट दिया जा रहा है कि इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पीपल विल बी इंश्योर्ड, और इकोनॉमिक राइट्स इस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं, तो पोवर्टी को रिड्यूस करना पूरा का पूरा गवर्नमेंट का जिम्मेदारी रहेगा। समझ गए सर? पोवर्टी को रिड्यूस करना पूरा पूरा गवर्नमेंट का जिम्मेदारी रहेगा। सोशल राइट्स भी आ रहे हैं, तो फिर सोसाइटी में भी किसी तरीके का नो डिस्क्रिमिनेशन होना वो भी स्टेट का राइट रहेगा। और इन केस अगर वो राइट इन्फोर्स नहीं हो रहे तो आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे? कोर्ट जा सकते हो अगर वायलेशन देखने को मिल रहा है। तो सोशो इकोनॉमिक राइट नॉर्मली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सोशो इकोनॉमिक राइट एक दूसरे से जुड़े हुए नॉर्मली आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स मतलब अदर जो सिविक एम्यूनिटीज वाले राइट हैं आपको, जैसे वो राइट टू वोट मिल रहा है, राइट टू वोट मिल रहा है, वो एक तरीके का सिविल राइट है सर। आप राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, वो भी सिविल राइट है। और सिविल राइट अभी जो मैंने दोनों बताया वो पॉलिटिकल राइट भी है सर, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपना वोट, ठीक है, डेमोक्रेसी में। और एक वोटिंग एक्सरसाइज के साथ साथ आपको ये भी अधिकार है कि आप खुद इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ये आपके पॉलिटिकल राइट है। तो नॉर्मली इंडिया की जब आप बात करते हो तो आपको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? फंडामेंटल राइट में। तो सिविल पॉलिटिकल राइट आपको कहाँ मिलेंगे? एफआर्स में। अगर आपके सिविल पॉलिटिकल राइट वायलेट होते हैं तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। बट जो आपके सोशो इकोनॉमिक राइट है, सोशो इकोनॉमिक राइट्स है, वो आपको फंडामेंटल राइट में नहीं देखने को मिलते, वो आपको मिलते हैं डीपीएसपी में। कहाँ मिलते हैं? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी क्या है सर? डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। तो सोशो इकोनॉमिक राइट्स को इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट करती है काम, दोनों पे काम कर रही है। बट गवर्नमेंट के पास इतना इनफ रिसोर्सेज नहीं होता है कि वो पूरी की पूरी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक राइट्स को इस तरीके से इंश्योर करे कि वो कभी अगर वायलेट हो रहा है इनकेस तो वो कोर्ट जाने का चक्कर रखे और इस तरीके का साइकिल बन जाए। उतना रिसोर्सफुल गवर्नमेंट नहीं थी, इसीलिए शुरू से ही सिविल पॉलिटिकल राइट्स को एफआर में डाला गया, इन्फोर्सिबल में, और बाकी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया, ताकि वो गवर्नमेंट क्या करे, कोशिश करे कि अपनी पॉलिसीज में सारे इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को इंश्योर कराने की कोशिश करे। समझ गए सर? तो ध्यान रखिएगा, आपको इकोनॉमिक और सोशल राइट, सोशो इकोनॉमिक राइट्स आपको डीपीएसपी में प्रोवाइड होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, और आपको फंडामेंटल राइट्स में सिविल पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सिबल है। इन केस अगर वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट जा सकता है कोई आदमी। समझ गए सर? तो यहाँ वापस क्या पॉइंट है सर, कि पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, इन सब को दूर करना वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट अपने उसमें एजेंडा में डाल रही है या अपने लॉ में कैसा उसको इनकॉर्पोरेट कर रही है। ठीक है सर? तो पॉवर्टी और इनइक्वलिटी आपको देखने को मिलता है इंडिया में, दोनों देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रही है, चीजें कम हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। अब जेंडर इनइक्वलिटी में देखिए विमेन तो सप्रेस्ड है ही है, पर विमेन के डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ जो थर्ड जेंडर है वो भी क्या है सर, ज्यादा सप्रेस्ड है सर, सोशली ऑस्ट्रेसाइज करके रखा जाता है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड की तरह काम करते हैं कि सर वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को ये एक इंस्पायर कर रहे हैं कि आपके भी ह्यूमन राइट्स है, आप ह्यूमन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर क्या है, वो उनको इंस्पायर करते हैं। और
स्टेट्स को भी इंस्पायर करते हैं कि गवर्नमेंट भी कोशिश करें कि उस ह्यूमन राइट को क्या करें, इनकॉर्पोरेट करें। और गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को इंस्पायर कर रहे हैं ताकि वो अपना मूवमेंट करें, गवर्नमेंट को पिटिशन डाले कि सर वी आल्सो नीड सच काइंड ऑफ राइट्स। जैसे इंडिया में ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए 2019 में एक्ट पास हुआ। सिमिलरली ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो मूवमेंट्स को भी वो क्या करते थे, इंस्पायर करते हैं। अगर कोई कंट्री बहुत रिलेक्टेंट है, स्टेट बहुत रिलेक्टेंट है कि भाई हम किसी तरीके का लॉ पास नहीं कर रहे हैं, उनकी कल्चरल कोहेसिवनेस में नहीं बैठ रहा है, या कल्चरली उनके एंटागोनिज्म में आ रहा है कि ये बहुत नोबेल चीज है, बहुत नोवेलिटी है इसमें, और ये हमारे जो हमारा पुराना सिस्टम ऑफ थॉट्स है, सिस्टम ऑफ बिलीफ है, उसके साथ सेट नहीं बैठ रहा, तो वहां एंटागोनिज्म भी देखने को मिलता है। बट स्टिल इंस्पिरेशन है ह्यूमन राइट्स, ठीक है सर। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल डिस्पैरिटी भी चैलेंज है, तो उसमें भी वो क्या करेगा, आपको एक डायरेक्शन देगा। रिफ्यूजी राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है, जैसे हमने रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में देखा था सर। रोहिंग्या रिफ्यूजीज का हमने केस देखा था अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी कि हमने इस क्लास में देखा था या दूसरी क्लास में देखा था, ठीक है। तो रिफ्यूजी राइट्स में आप देखेंगे कि रोहिंग्यास का क्राइसिस हुआ था म्यांमार में। बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। रखाइन स्टेट में वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स रह रहे थे, और वहां पे उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था। उस वजह से वो कहाँ आए सर, इंडिया, पहले बांग्लादेश की तरफ आए। और बांग्लादेश और इंडिया के साथ भी क्या है, एक बड़ा अच्छा लंबा बॉर्डर जो है वो म्यांमार का इंडिया से लगा हुआ है सर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम बॉर्डर लगा हुआ है, तो वो इंडिया की तरफ आए। तो काफी लार्ज चंक, करीब करीब 1 मिलियन रोहिंग्यास जो है वो वहां से निकले। और करीब करीब 6 लाख रोहिंग्यास का कहा जाता है कि वो 6.5 लाख रोहिंग्यास जो है अलग अलग पार्ट में क्या हो गए, सेटल हो गए। ये बड़ा क्राइसिस है सर। इंडिया जो है वो किसी तरीके का ये रिफ्यूजी वाले, यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है और जो प्रोटोकॉल है 67 वाला, दोनों को इंडिया ने साइन नहीं कर रखा। बट स्टिल एक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स को फॉलो करता है, इसीलिए इंडिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट उस तरीके का कोई स्टेप उठाया नहीं कि आते ही उनको भगा दिया, इस तरीके का नहीं, ठीक है। उसके बाद पर इशू स्टार्ट हुआ इंडिया में, एनआरसी वगैरह ये सारा आया, उसके बाद हम उसमें हम भी बात नहीं करेंगे। बट ये है कि रिफ्यूजी क्राइसिस है। अगर किसी कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजियस बेस पे या कोई एथनिक क्लिनजिंग अगर उनकी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली दूसरी जगह अपना शेल्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे और सराउंडिंग कंट्रीज में जाएंगे। तो रिफ्यूजी क्राइसिस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की जरूरत है। अगर जो नेबरहुड कंट्री है वो उनको ब्लॉकेड लगा दे और उनको अंदर आने नहीं दे, और जबकि उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है ऑलरेडी जिस कंट्री में वो है, और पास वाली कंट्री भी ब्लॉकेड लगा के उनको आने नहीं दे, तो आपने मरने के लिए छोड़ दिया उनको। तो ह्यूमन राइट कहाँ फिर आपके आ रहे हैं बीच में। दोनों कंट्रीज को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो जो कंट्री जो जिसने ब्लॉकेड लगाया उसको भी सोचना है कि भैया उनको आने दिया जाए, ठीक है, अदरवाइज उधर तो उनको मरना ही है। और दूसरा, जो कंट्री परसिक्यूशन कर रही है उस कंट्री को भी उस पर सोचने की जरूरत है कि वो आप ही के सिटीजन है, भले ही उनका बिलीफ सिस्टम अलग है। तो दोनों को सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है पिक्चर में, तो रिफ्यूजी क्राइसिस एक बड़ा क्राइसिस है सर। तो जो जहाँ रिफ्यूजी क्राइसिस के टाइम पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, ह्यूमन राइट काउंसिल है सर। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, OCHCHR, ठीक है, ये बॉडीज है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। पेरिस प्रिंसिपल वर adopted at the first international workshop on national institution for the promotion and protection of the human right held in the Paris, ठीक है सर। ओके, इंडिया के इनिशिएटिव क्या है। इंडिया ने फंडामेंटल राइट डाल रखे हैं, डीपीएसपी डाल रखे हैं। फंडामेंटल राइट में आपने कौन से राइट डाल रखे हैं, सिविल पॉलिटिकल। डीपीएसपी में सोशियो इकोनॉमिक डाल रखे हैं। लीगल सेफ गार्ड में क्या है, बहुत सारे हैं सर, डाउरी प्रोहिबिशन लॉ तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉ बना रखे हैं। ये तो आप बता सकते हो इसमें, मेंस में लिखोगे कभी तो। चिल्ड्रंस राइट एंड सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, चिल्ड्रंस राइट एंड सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये SC है, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज। ये भी रिसेंटली देखा कि बढ़ा हुआ है, बट स्टिल आपने एक्ट तो पास कर रखे हैं, ठीक है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 पास कर रखा है। जुवेनाइल जस्टिस 2015 एक्ट है, पॉक्सो है, ठीक है, चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंडिया में एक स्टेटरी बॉडी है सर, ठीक है, 1993 में ये बनी थी एक्ट पास करके। तो ह्यूमन राइट कमीशन भी है इंडिया में, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चल गया। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन राइट्स का, प्रीलिम्स में कम पॉसिबिलिटी है। आर्टिकल 99 ऑफ द UN चार्टर, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है।
आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर क्या है सर? यूएन चार्टर जान रहे हो आप कि यूनाइटेड नेशंस जब बना था तो उसके बेसिक रूल्स रेगुलेशंस को लेकर एक लिस्टिंग हुई थी, यूएन, उसी को यूएन चार्टर कहते हैं। और सारी कंट्रीज इसकी ने कंसेंट दिया था, और ये सारी कंट्रीज पर लीगली बाइंडिंग है यूएन चार्टर। ठीक है। अब यूएन चार्टर का आर्टिकल 99 क्या है? तो पहले न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि अमिड एमिड इजराइल्स ऑनगोइंग मिलिट्री अटैक ऑन गाजा स्ट्रिप। अब हमास ने पहले इसराइल पे एयर स्ट्राइक करी और इसराइल ने रिटेलिएशन में वापस गाजा स्ट्रिप पे अटैक किया। किया सर? तो ये गाजा स्ट्रिप पे जो इसराइल कंटिन्यू अटैक कर रहा है, तो अब कंटिन्यूअसली वहां पे गाजा स्ट्रिप में आप देख रहे हो कि इसराइल ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि वहां पे जितने भी सिविलियंस हैं उन सिविलियंस को बोला कि आप वहां से नॉर्दर्न रीजन में चले जाओ सर। ठीक है, उसको आप वहां से खाली कर दो। बट ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई, क्योंकि हमास तो चलो ठीक है कि एक काइंड ऑफ मिलिटेंट ग्रुप है, बट वहां पे सिविलियंस बहुत सारे हैं। ठीक है, और इतने सारे सिविलियंस के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है सर, उनकी फूड सप्लाई से लेके, क्योंकि वॉर जोन हो गया सर, कंटिन्यूसली इसराइल स्ट्राइक कर रहा है। तो वहाँ काफी लोग, बच्चे बूढ़े सारे लोग अवेलेबल है। तो उनमें काफी, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को क्या नहीं मिल रहा है, बहुत अ, दर्दनाक एब्जेक्ट कंडीशन में वो आ गए हैं सर। तो गाजा स्ट्रिप, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गटरस है। एंटोनियो गटरस हैज इन्वोक्ड आर्टिकल 99। तो एंटोनियो गटरस ने आर्टिकल 99 को इन्वोक किया है। ये जनरल असेंबली जो है यूएन, सेक्रेटरी जनरल है उसके। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। सिक्योरिटी काउंसिल अलग है, ध्यान रखना सर, यूएनजी अलग है। तो यूनाइटेड जनरल असेंबली, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गटरस। तो इन्वोक्ड आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर। अब आर्टिकल 99 होता क्या है सर? यूएन चार्टर क्या है सर? सबसे पहले फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूएन जब बना था। बेस्ड ऑन द पावर्स कन्फर्ड टू इट, यूएन कैन टेक एक्शन ऑन वाइड एरे ऑफ वैरायटी ऑफ इश्यूज। जो जो पावर यूएन को मिली है, यूएन उस पर क्या कर सकता है? एक्शन ले सकता है। द चार्टर इज कंसिडर्ड एन इंटरनेशनल ट्रीटी, मीनिंग यूएन मेंबर्स स्टेट आर बाउंड बाय इट। ये एक तरीके की क्या है सर? इंटरनेशनल ट्रीटी, क्योंकि सभी ने कंसेंट दिया है इस पे। तो आप जितने भी यूएन मेंबर है वो बाउंडेड है, ध्यान रखना, जो चार्टर है उससे सारी कंट्रीज बाउंडेड है। हाउएवर इन प्रैक्टिस देयर इज अ लिटिल दैट मेंबर कंट्रीज कैन बी फोर्स्ड टू डू। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन की मेंबर बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। सॉवरेनिटी हर कंट्री अपनी मेंटेन करके रखती है, और अभी भी स्टेट सॉवरेनिटी जो है वही ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे एपेक्स माना जाता है। हर स्टेट की अपनी अपनी सॉवरेनिटी है, माइट इज राइट को बोल सकते हो, मतलब सबकी अपनी अपनी सॉवरेनिटी है। किसी कंट्री को आप बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते कि आपको कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी पे कितना ज्यादा आपको बाउंडेड होके चलना है। ठीक है, कई बार बाउंडेड होते हैं, स्टिल कंट्रीज जो है वो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेती है। ठीक है, बाउंडेड होने के बाद भी। तो आपके पास बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए, आप सैंक्शंस वगैरह लगाते हो, बट वो कंट्रीज उतना फेस कर लेती है। ठीक है, और क्या है सर? तो बात समझ में आई? ऐसे इन मतलब थ्योरेटिकली तो बाउंडेड हो आप, बट प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिटेलिएशन में कुछ होता नहीं है कि उसने फॉलो नहीं किया तो अब आप क्या करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं होती। तो हर स्टेट अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है। इन केस अगर कोई यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को वायलेट भी कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर छोटे मोटे सैंक्शंस वगैरह लगा देते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है। अब यूनाइटेड नेशंस में बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं सर, रशिया है, चाइना है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। ये परमानेंट मेंबर्स हैं सर। ठीक है, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो है यूएनएससी में। तो यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल बॉडी है, उसमें तो ये वीटो लेकर बैठे हैं परमानेंट 5 मेंबर्स। वो तो पास नहीं होने देंगे कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा होता है। तो जब वो पास नहीं होने देंगे तो उनके अगेंस्ट कोई बहुत ज्यादा बड़ा आप एक्शन तो ले नहीं सकते, कि सिक्योरिटी काउंसिल जो पावरफुल बॉडी है वो डिसीजन ले नहीं सकती। जैसे जनरल जनरल असेंबली जो है यूएनजी है, वो डिसीजन लेती रहती है, बट उसके डिसीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो रेजोल्यूशन पास करती है, बट वो मोर और लेस क्या है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंबॉलिक है, बट जो मेजर पावरफुल बॉडी है जो स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में डिसीजन ले सकती है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। और वहां पे जो टॉप 5 पावर्स है वो वीटो लेके बैठी है। और जो टॉप 5 पावर्स है कौन कौन है सर? फ्रांस है, यूके है, यूएस है, रशिया है, चाइना है। ये टॉप 5 पावर्स हैं। इन पांचों पावर्स में आप देखोगे कि वापस क्या है, गुटबाजी है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। रशिया चाइना मोस्टली एक साइड रहते हैं, इधर फ्रांस यूएस यूके एक साइड रहते हैं।
तो आप देखोगे कि कंट्रीज के बीच में भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और उनके बीच में रिजोल्व करने के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है, या सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिजोल्यूशन आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गुटबाजी देखने को मिल जाती है और वो रिजोल्यूशन अटक जाता है। मान लो पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजनी है, तो सब कई बार एक सेम पेज पे नहीं आ पाते और कोई ना कोई वीटो लगा देता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया खुद परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो कोई इस तरीके का कोई ट्रूस वाला या कोई ऐसा कोई रिजोल्यूशन आप ला ही नहीं सकते, लाओगे तो रशिया हो सकता है उसको होल्ड कर ले। नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, और जरूरी नहीं है कि कोई परमानेंट 5 मेंबर हो किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व तो ही वो वीटो करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार किसी, जैसे इसराइल और ये पैलेस्टाइन वाला इशू देख लो ना, इस इशू में भी आप देख रहे हो कि रशिया और चाइना का जो सपोर्ट रहेगा मोर और लेस वो किसकी तरफ चला जाएगा। आप देखोगे कि पैलेस्टाइन वाले कॉज को सपोर्ट कर लेंगे। इधर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स का इनका ब्रिटेन सपोर्ट इसराइल को है। ठीक है। रशिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि वो पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करे, बट क्योंकि एंटागोनिज्म उनको देखने को मिल जाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारा स्टैंड कहाँ चल रहा है और हमें कौन सी कंट्री को काउंटर करना है, तो वो अपना इंटरेस्ट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर यू नो मोस्टली विजिबल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट हैपेंस। ओके, तो ये वाली बात है। और आर्टिकल 99 अब है क्या? ये एक स्पेशल पावर है। ये क्या है? एक तरीके की स्पेशल पावर है। ओनली इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल टूल गिवन टू द सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल को पावर दी गई है। तो सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? एंटोनियो गटर्स। तो आर्टिकल 99 में एंटोनियो गटर्स जो है, सॉरी, जो सेक्रेटरी जनरल पोस्ट है उसको वो पावर है to allow him to call a meeting of the Security Council on his initiative to issue warning about new threats to international peace and security and matters that are not yet on council's agenda। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सिक्योरिटी काउंसिल को कब मिलना है, इसका डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। इसका डिसीजन कौन नहीं लेता? सेक्रेटरी जनरल नहीं लेता है सर। सेक्रेटरी जनरल जो है वो जनरल असेंबली से जुड़ा हुआ पर्सन है। ये जो पर्सन है या सेक्रेटेरिएट से जुड़ा हुआ पर्सन है, पर आर्टिकल 99 के अंडर उस पर्सन को, सेक्रेटरी जनरल को, ये राइट दिया गया है कि वो आर्टिकल 99 को इन्वोक करके सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को मीटिंग करवा बुला सकता है और उनको बता सकता है कुछ ऐसे इश्यूज जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और अभी तक काउंसिल कंसिडर नहीं कर रही है। अगर काउंसिल ऑलरेडी कंसिडर कर रही है तो गुड, अच्छी बात है। पर अगर वो नहीं कर रही है तो ऐसे कंडीशन में वो बुला के उनको क्या कर सकता है सर? बता सकता है कि इसको कंसिडर करो। ठीक है। Article 99, the Charter states the Secretary General may bring to the attention of the Security Council any matter which is, in his opinion, may threaten the maintenance and international peace and security। तो इंटरनेशनल पीस का मेंटेनेंस को और सिक्योरिटी को अगर डिस्टर्ब करने वाला कोई पॉइंट है तो बुला सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 99 ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। नाउ गटर्स विल हैव द राइट टू स्पीक एट जनरल काउंसिल। तो नॉर्मली सेक्रेटरी जनरल का रोल नहीं होता है सिक्योरिटी काउंसिल में, बट अगर 99 को इन्वोक किया है और मीटिंग बुलाई है तो खुद तो जाएगा ना सर। तो उसके पास राइट आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है। ठीक है। इट इज सीन एज डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी क्योंकि इन हिज ओपिनियन लिखा हुआ है। डिस्क्रिशनरी क्यों है सर? क्योंकि इन हिज ओपिनियन मतलब अगर उसको लग रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो ही सफिशियंट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएन द प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू कॉल अ मीटिंग। तो जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा वो नॉर्मली मीटिंग बुलाता है। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हैं सर 15 मेंबर्स हैं उसमें। 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर अभी बताए थे 5 कौन है? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये 5 परमानेंट मेंबर है। और 10 उसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर मतलब हर 2 या 3 साल में चेंज होते हैं। ठीक है। इंडिया भी था सर रिसेंटली अभी नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। वो तो रूटीन एक्सरसाइज है, चेंज होते रहते हैं, वापस आती रहती है। इंडिया को शायद काफी बार मिल चुका है नॉन परमानेंट मेंबरशिप। अब आर्टिकल 99 इन्वोक्स पहले हुआ है क्या पास्ट में? तो बोलता बहुत रेयरली इन्वोक होता है, बट ये पहली बार नहीं था। ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी 4 बार इन्वोक हो चुका है। कितनी बार? 4 बार। और 4 बार कब कब इन्वोक हुआ सर? कॉन्गो 1960 में हुआ। ईस्ट पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश वॉर हुआ था उस समय हुआ। दिसंबर 1979 ईरान के टाइम पे हुआ था। ठीक है। और
89 में लेबनान में हुआ। ये 4 इंस्टांसेस ऐसे हुए हैं जहां पे इसको इन्वोक किया गया है सर, पहले भी। ठीक है, और हर बार जरूरी नहीं है कि इन्वोक करने के बाद उसका कोई फाइनल कंक्लूजन आया है, नहीं। ठीक है, चलिए इसका डिटेल और इसमें इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, UN Secretary General Antonio Guterres made a rare move on Wednesday, invoking Article 99 to formally warn the Security Council of the global threat from Israel war on Gaza। ठीक है, तो 1960 में इन्वोक हुआ था। ठीक है, 79 में ईरान के टाइम पे हुआ था, जब ईरान ने 52 जो अमेरिकन थे उनको होस्टेज ले लिया था। ओके, यूएस एम्बेसी में। लेबनान के टाइम पे हुआ था, और 89 के बाद ये यूज नहीं हुआ है सर, ध्यान रखिएगा। मतलब पहले हो चुका है, फर्स्ट टाइम नहीं इन्वोक हुआ है, 4 बार पहले भी इन्वोक हो चुका है। 89 के बाद इन्वोक नहीं हुआ, और अब वापस इन्वोक कब हुआ है? 2023 में। हैज इट ब्रॉट पीस बिफोर? मिक्स्ड रिजल्ट है। ठीक है, हैज नेवर रियली बॉट द पीस, बिकॉज अगर इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको पहले ही कंसिडर कर लेगी। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने अब तक कंसिडर नहीं किया है, इसका मतलब पॉसिबली जो परमानेंट 5 मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं उनका ओपिनियन जो है वो डाइवर्स है, वो ब्लॉक होने वाला रेजोल्यूशन है, इसलिए वो उसको कंसिडर भी नहीं किया जा रहा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। तो मिक्स्ड रिजल्ट है, हैज नेवर रियली ब्रॉट द पीस, बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल ही पीस लेके आएगी, क्योंकि उनके पास ही है कि वो पीस कीपिंग फोर्सेस को अलाउ करेंगे। ठीक है, ये सारा काम करेंगे। बिकॉज सेक्रेटरी जनरल्स इंटरवेंशन डज नॉट फंडामेंटली चेंज द पॉलिटिकल कैलकुलेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स मोस्ट पावरफुल मेंबर्स। क्योंकि भैया सिक्योरिटी काउंसिल के पावरफुल मेंबर्स के बीच में जो पावर इक्वेशन चल रहा है उसको आप आर्टिकल 99 के थ्रू चेंज थोड़ी कर पाओगे। आपके पास सिर्फ इतना राइट हुआ है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को बुला लोगे, वो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली डिसीजन तो सिक्योरिटी काउंसिल को लेना है कि भैया वहां कुछ फोर्सेस भेजनी है नहीं भेजनी है, या कुछ और जो एक्शन लेना है वो तो सिक्योरिटी काउंसिल ही लेगी। उसमें तो सेक्रेटरी जनरल का कोई रोल नहीं है, उसका तो वोटिंग राइट भी नहीं है वहां पे। समझ गए सर? तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। गटर्स स्पोक ऑफ द अपीलिंग ह्यूमन सफरिंग, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, कलेक्टिव ट्रॉमा, ये तो उसमें जो फेस कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप में उसी की बात कर रहे हैं। रिपीटेडली कंडेम द अक्टूबर 7 हमास अटैक। तो सबसे पहले तो हमास अटैक को ही क्या किया है, कंडेम किया है, क्योंकि हमास ने काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक किया सर। तो वो अटैक को तो पहले आप टेररिस्ट एक्टिविटी को तो आप इंडोर्स कर ही नहीं रहे हो कि भाई दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट इसराइल अब जो रिटेलिएट कर रहा है उस रिटेलिएशन में सिविलियंस को वहां बहुत दिक्कत हो रही है। कॉलेज ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सारे इशू आ रहे हैं सर। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पहुंच नहीं पा रही है, डिफिकल्टी आ रही है उसमें। गटर्स ने क्या बोला है? टू अवॉइड द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ। ठीक है, कैन आर्टिकल 99 एंड द कॉन्फ्लिक्ट? 15 मेंबर का सिक्योरिटी काउंसिल है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल गटर्स की बात मान के या सेक्रेटरी जनरल की बात मान के कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो ये डेफिनेटली आर्टिकल 99 इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, पर आर्टिकल 99 की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है सिक्योरिटी काउंसिल पे, जो अभी बताया ऊपर। और इसको करने के लिए भी 9 मेंबर्स का वोट चाहिए, 15 में से एटलीस्ट 9 लोग उसको क्या करें, यस में बोले। ठीक है, और वीटो नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी एक ने वीटो कर दिया तो कितने वोट लाओ? अगर 14 मेंबर्स यस बोल रहे हैं और एक जो परमानेंट मेंबर है वो अगर वीटो कर देता है तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो वीटो नहीं करना है किसी को, और 9 मेंबर्स का तो उसमें यस चाहिए ही। ये स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा आपने सिक्योरिटी काउंसिल में, कैसे वहां पे रिजोल्यूशन पास होता है। चाइना, रशिया, यूके, यूके, चाइना, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, ये वीटो पावर है इनके पास। यूएस और ब्रिटेन एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर इजराइल मिलिट्री एक्शन। तो इसराइल के मिलिट्री एक्शन को यूएस और यूके ने तो सपोर्ट किया ही है। ठीक है, आईएमओ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ये सेक्शन आर्टिकल 99 को आप ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, ठीक है, चलिए सर, दैट्स इट। हम कल इसको करेंगे कंटिन्यू आगे। पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ओके, बाय बाय।